गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके अंतर्गत पंजाब में आंदोलन, असम में आंदोलन हमने पढ़ा था। आज उसी का एक और भाग है 14.4.3 पंचायती राज्य और सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके बारे में हमने वैसे कई बार पढ़ लिया है कि पंचायती राज्य व्यवस्था और केंद्र से राज्यों के मध्य छोटी छोटी इकाइयों में जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन। राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उनका कहना था कि गरीबों के लिए आवंटित रुपयों में 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है। ठीक है, जो हमारे 1984 में प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी जी ने, उनका कहना था कि गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जो है उन तक नहीं पहुंचता है। अगर किसी योजना के लिए 1 रुपये खर्च किया जाता है तो उसका 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है। लागू तो या खर्च तो उनके लिए 1 रुपये पूरा किया गया है, लेकिन उस 1 रुपये का हिस्सा उस गरीब के व्यक्ति के तक पहुंचते तक 15 पैसे से भी कम हो जाता है, अर्थात पूरा जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास के कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे उसमें सहभागी बने और उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, ताकि जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई जा रही है उसका पूरा लाभ उनको मिल पाए, इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जो है जो लोअर स्तर तक का है, निम्न स्तर तक का है, वहाँ के शासन तक को भी अधिकार दिया जाए और वे इस योजना का लाभ उठा पाए। इसके लिए सन 1986 में एक संविधान लाया गया, ठीक है, 1986, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएंगी। आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो सरपंच और पंच चुने जाते हैं उनको स्थानीय स्तर पर अपने गांव के विकास कार्य करने, समस्याओं को सुलझाने के लिए उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारी पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय किया गया है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। लेकिन पहले ये अधिकार जो है इन पंचायतों को नहीं थे, जिसके कारण जो है इनको अपने काम करने के लिए स्वतंत्रताएं भी नहीं थी। आज इनके पास अधिकार हैं, साथ ही साथ इनको फंड भी दिया जाता है ताकि जो है ये जो भी योजनाएं हैं उनको वो पूरा कर सकें। ठीक है। 14.5 राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा संगठन गठबंधन सरकारें। आप देखेंगे कि आज जो है राजनीति के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो क्षेत्रीय हैं या जातीयता के आधार पर बने हैं या धर्म के आधार पर बने हैं, और ये चुनाव लड़ते हैं साथ में आपस में मिलकर जो है, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो ये क्या करती हैं, गठबंधन की सरकार बना लेती है। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। इसी समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, हमने देखा कि जो है अकाली दल, आशू, ठीक है, और उसके बाद थे कौन, पंजाब में जो आंदोलन थे अकाली दल का। तो ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभर रहे थे और जिनका मुख्य उद्देश्य था कि उन किसी जातियों को ऊपर उठाना या उसको राजनीति में सम्मिलित करना जो अभी तक सम्मिलित नहीं हुए थे। मध्यम कृषक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। ठीक है, क्या बताया गया है कि मध्यम कृषक जातियां जिसमें जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। इनमें से कई ऐसी जातियां भी थी जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी भी जातियां थी जो आर्थिक रूप से तो मजबूत हो गई थी, आगे बढ़ रही थी, परंतु शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े हुए थे। वे आरक्षण मांगने लगे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया
ठीक है, क्या हुआ कि 1989 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। ठीक है। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। इस कानून का जो है विरोध तो किया गया, परंतु जो है क्या हुआ कि जो है इस कानून पास हो गया और इसकी वजह से जो जातियां थी या राजनीतिक जातियां थी उनको जो है उभरने का मौका मिला। इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और विशिष्ट समुदाय या जातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1985 के बाद जो है संकुचित मतलब किसी छोटे से क्षेत्र में पहचान के आधार पर जो है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है जन्म ली और विकसित हुई, विशिष्ट समुदाय या जातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब ये छोटे छोटे राजनीतिक दल चुनाव लड़ने लगे तो किसी भी दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था, तो ये क्या करते थे कि आपस में मिलकर जो है गठबंधन की सरकार बना लेते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अब गठबंधन के आधार पर सरकार बनने लगी। 1989 के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन करना पड़ा या बनाना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रही और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी ऐसे गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है तो वे सिर्फ अपना ही हित देखती है और जब कभी उनके हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है तब वे गठबंधन से अलग होकर सरकार को गिरा देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है। हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि कई 4 दशकों तक जो है भारतीय राजनीति में जो सत्ता है वो केवल एक ही दल के आसपास घूम रही थी। 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था की तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया है कि लगातार 3 साल तक जो है 15 सालों तक जो है गठबंधन की सरकार ने जो है अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया है। इस प्रकार की गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया है। ठीक है। क्या हुआ है कि जो सरकार अस्थिर होती थी उन अस्थिरताओं को जो है इन्होंने समाप्त किया है और बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जो है इन्होंने सरकार को स्थायित्व भी प्रदान किया है। 1947 में कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत जैसे देश में सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र नहीं चल सकता है। यानी कि उनको भरोसा था कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर पाना मुश्किल है और ना केवल मुश्किल है बल्कि उसको चला पाना ही एक कठिन काम है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएं कि क्या उनकी आशंकाएं सही थी, वह किस हद तक सही या गलत थे। ठीक है। यदि हम पिछले 60 सालों के जो है सरकारी कामकाज को देखें तो उनकी जो आशंकाएं थी क्या वो सही थी या वह किस हद तक सही या गलत थे, वे पूरी तरह से गलत थे। आज जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसकी लोकतंत्र की जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक पहुंच चुकी है। उसका परिणाम है कि यहाँ पर जो है बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित हुई है। 1947 में कई विशेषज्ञों को लगता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं टिक सकता है। ठीक है। 1947 के टाइम पे क्या लगता था कि जो है भारत एक राष्ट्र के रूप में जो है नहीं 1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है, यह धर्मनिरपेक्ष नहीं बन सकता।
पिछले 60 सालों के आधार पर जो है ये बताएं कि क्या उनकी आशंकाएं सही थी वो, या वो किस हद तक सही या गलत थे। यहाँ पर भी वो पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि ठीक है उनका सोचना सही था कि भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो धर्मनिरपेक्ष तो हो नहीं सकता। लेकिन भारत ने जो है इन सबसे परे ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है जहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ अपने त्यौहार, व्रत, संस्कृतियों को मनाते हैं। उसके बाद जो है फिर उसी समय के लोगों को लगता था कि भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में टिक नहीं सकता है, या छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा, या इसमें छोटे क्षेत्रों के हितों की अपेक्षा हो जाएगी। पिछले 60 सालों के इतिहास के आधार पर भी हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि भारत जो है आज एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र है। ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ लेकिन एकता के सूत्र में बंधा हुआ एक ऐसा राष्ट्र है जो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हो सकती है कि विशाल क्षेत्र होने की वजह से कोई क्षेत्र जो है अछूता या उपेक्षित हो सकता है, परंतु वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं और स्थानीय सरकार हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो है हमेशा मांग की है, और वो हमेशा विकास होते गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो है ना केवल स्थापित हुआ, बल्कि उनका ये मानना था कि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इनसे परे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए जो है एकता के सूत्र में जो है बंध गया। 1952 में कई लोगों को विश्वास था कि नई संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में अगर हम देखें तो नई संविधान की मदद से लोगों के बीच में समानता और भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। 1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है? बिल्कुल गलत है। आज भारत में सभी नागरिकों को उनके अधिकार बने हुए हैं और देश में लोकतांत्रिक सरकार ही चल सकती है। तानाशाही या अधिनायक तंत्र के द्वारा भारत जैसे विशाल देश को चला पाना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, और राजनीति के आधार पर जो है उनको हल कर पाना कठिन भी है, परंतु जो है समय के साथ साथ जो है इन चुनौतियों से भी पार पाया जा सकेगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।